हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो है केमिस्ट्री क्लास 10th के लेसन 2 को स्टार्ट करेंगे और ये है अम्ल, क्षार तथा लवण। इससे पहले जो है पहले वीडियो में हमने लेसन 1 को पढ़कर ख़त्म किया है। आज जो है हम जो है लेसन 2 को पढ़ेंगे और यह जो है लेसन का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। अब जो है अम्ल, क्षार तथा लवण को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम जो है अम्ल की ही परिभाषा समझते हैं कि अम्ल कहते किसे हैं। अब देखिए अम्ल किसे कहेंगे इस बात को समझते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। पहला हेडिंग बनता है अम्ल, दूसरा हेडिंग बनता है क्षार और तीसरा हेडिंग बनता है लवण। तो ये जो हुआ पहला हेडिंग अम्ल। अम्ल किसे कहेंगे? अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जैसे मैं अम्ल का जैसे मैं हम उदाहरण दूं कि जैसे में अम्ल कौन कौन से हैं। जैसे में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है हमारे पेट में पाया जाता है, हमारे जो है पेट में पाया जाता है। और ये जो है जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जीवाणु विषाणु जो भोजन के माध्यम से हाथों के माध्यम से चले जाते हैं उसको मारने का काम करता है तथा ये हड्डियों को पचाने में भी काम करता है। हमको इससे मतलब नहीं है। ये जो है अम्ल है, अम्ल की परिभाषा हम जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। और जैसे में हमने अम्ल का उदाहरण दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCOOH इसको कहते हैं फार्मिक एसिड। HCOOH इसे कहते हैं फार्मिक एसिड। और ये जो फार्मिक एसिड है यह जो है लाल चींटी में पाया जाता है। लाल चींटी, हाड़ा, हाड़ी, मधुमक्खी, बिच्छू आदि में जो है फार्मिक एसिड पाया जाता है। इसीलिए जब बिच्छू या हाड़ा या हाड़ी काट देता है तो हमें जलन पैदा होता है। यह किसके कारण होता है? फार्मिक एसिड के कारण। और यह जो बार बार प्रश्न पूछता है कि लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लाल चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। इसका IPSC नाम भी है, इसको जो है मेथनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसका नाम जो है मेथनोइक एसिड है, इस तरीके से फार्मिक एसिड कहते हैं। अब एक है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड और जिसे हम इसे सिरका भी कहते हैं। CH3COOH इसका नाम है एसिटिक एसिड और इसे हम सिरका भी कहते हैं, या इसका IPSC में नाम है एथेनोइक एसिड। बहुत सारे एसिड है जैसे में H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसे तेजाब भी कहते हैं। बैटरी का जो है H2SO4 है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये जो है नाइट्रिक एसिड है HNO3। इस प्रकार जो है हम अम्ल के अनेकों उदाहरण दे सकते हैं। और इस अम्ल को HCl चाहे HCOOH, CH3COOH या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, इन सबको जो है यदि जो है जलीय विलयन में पानी में डाला जाएगा तो H+ आयन निकलेगा। यहाँ से जो है इसको यदि हम HCl को पानी में डालते हैं, देखिए HCl को यदि जो है हम पानी में डालते हैं, H2O में यदि जो है डालते हैं तो H+ रिमूव करेगा और Cl- में जो है टूट जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, और जो है H2O रहेगा ही। कहने का अर्थ है कि यदि जो है इसका पानी में डालते हैं, HCl को यदि हम पानी में डालते हैं तो H+ आयन देता है। Cl- से हमको मतलब नहीं है। हमको जो है अम्ल की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। इस प्रकार जो है हमने पढ़ा अम्ल। अम्ल के जो है कुछ भौतिक गुण भी होते हैं। अम्ल के जो है भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं इस बात को जानते हैं। अम्ल का जो है प्रथम भौतिक गुण होता है, अच्छा पहले इसको जो है समझ लेते हैं, उसके बाद से जो भौतिक। अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार में पहला आता है दुर्बल अम्ल और आता है प्रबल अम्ल। बता पहला हम प्रबल अम्ल कहें या दुर्बल अम्ल कहें, कोई दिक्कत नहीं। अम्ल के प्रकार में पहला ही हेडिंग हम बनाते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे इस बात को समझते हैं। देखिए
अम्ल के प्रकार, अम्ल के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक जो होता है प्रबल अम्ल होता है और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। अब देखिए प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, इस बात को समझते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल, देखिए अम्ल का ही हिस्सा है, तो हम कहेंगे प्रबल अम्ल की परिभाषा देंगे, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में, जिसको जल में डाला जाए तो पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतया माने पूर्ण रूप से जो है वियोजित हो जाते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। पूर्णतया वियोजित का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं HCl हमने लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है प्रबल अम्ल के उदाहरण है। यदि जो इसके 100 जो है HCl के अणु लेते हैं, 100 HCl के अणु लेते हैं तो 100 के 100 जो है अणु जो है क्या हो जाएंगे, H+ में टूट जाएंगे। H+ और Cl- में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यदि जो 100 के 100 अणु जो है H+ आयन में टूट जाते हैं तो उसे हम कहेंगे कि वो प्रबल अम्ल है। तो वही जो है प्रबल अम्ल की परिभाषा बनती है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे में H2SO4, ये सभी जो है प्रबल अम्ल के उदाहरण है। जैसे में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे में HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सभी जो है प्रबल अम्ल है। और इसको यदि जो शरीर पर गिराया जाए तो यह त्वचा को क्या कर देते हैं, नष्ट भी कर देते हैं, क्योंकि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो त्वचा को क्या कर देंगे, नष्ट कर देते हैं। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, वे अम्ल, प्रबल अम्ल की परिभाषा होगी, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अम्ल के प्रकार में दूसरा बनता है दुर्बल अम्ल। दूसरा बनता है हेडिंग दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, पहला हेडिंग था प्रबल अम्ल, अब जो है दूसरा हेडिंग बनता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, बस उसी का उल्टा, यह जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होगा उसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे, सिंपल भाषा। तो देखिए अम्ल के प्रकार में जो है पहला हमने पढ़ा प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, अब दूसरा बनता है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। दुर्बल अम्ल की परिभाषा होगी, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल की परिभाषा बनती है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे में HCOOH फार्मिक एसिड, जैसे में HCOOH फार्मिक एसिड, CH3COOH, जैसे में जो है ये जो है फार्मिक एसिड है, ये जो है एसिटिक एसिड है, ये जो है उदाहरण जो है दुर्बल अम्ल के है। दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या होगी, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इस प्रकार जो है अम्ल के प्रकार जो है समाप्त हुए। अगला बनता है अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण। भौतिक गुण, अम्ल के कुछ भौतिक गुण होते हैं। कि अम्ल के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं इस बात को समझते हैं। पहला होता है अम्ल का भौतिक गुण कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। जो भी अम्ल होता है उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो अम्ल के भौतिक गुण है पहला कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला हेडिंग है, अगला जो है इसके भौतिक गुण है दूसरा कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब देखिए अम्ल की परिभाषा यहाँ से भी हम लोग दे सकते थे कि अम्ल वे पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। हम अम्ल की यहाँ से भी परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन यह जो है अम्ल के भौतिक गुण है। अम्ल का भौतिक गुण में पहला क्या है, यह स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरा भौतिक गुण है यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है।
तीसरा जो है भौतिक गुण में है कि अम्ल होता है वो जो संक्षारक होता है। संक्षारक होता है, यह जो है त्वचा, लकड़ी, कागज को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जो अम्ल होती है इसका गुण जो है संक्षारक होता है और यह जो है त्वचा, कागज, लकड़ी को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। नष्ट माने करने का अर्थ है कि इसको गला देता है, ठीक है। नष्ट कर देने का अर्थ होता है गला देता है, खराब कर देता है, ठीक है। और इसके संक्षारक होने के कारण जो है यह जो है जंग को क्या करता है, साफ करता है। अगला हेडिंग हम लोग चौथा भी बना सकते हैं कि इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यह जो है अम्ल का उपयोग जो है हम लोग जो है संक्षारण वस्तुओं को क्या करने में, साफ करने में उपयोग करते हैं। तो अम्ल के जो है इस प्रकार जो है भौतिक गुण है। पहला गुण क्या है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण यह है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा गुण क्या है, यह जो है संक्षारक होती है, इसकी प्रवृत्ति जो है तीसरा गुण है इसकी प्रवृत्ति जो है संक्षारक होती है और यह जो है कागज, त्वचा तथा लकड़ी को नष्ट कर देता है। और जो है इसकी प्रवृत्ति जो है संक्षारक होने के कारण यह जो है जंग को साफ करने में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अगला जो है अम्ल के जो है, अब जो है भौतिक गुण पढ़ लिए, अब जो है अम्ल के रासायनिक गुण को हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल के रासायनिक गुण, और अम्ल के रासायनिक गुण में पहला हेडिंग बनता है कि अम्ल जो है धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके, अम्ल जो है धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। पहला जो है रासायनिक गुण में जो है हम लिखेंगे कि अम्ल जो है धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये जो है अम्ल के पहला जो है अम्ल के रासायनिक गुण में पहला गुण है कि अम्ल जो है धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे में जो अम्ल है, अम्ल जो है किसके साथ, अम्ल जो है धातु के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा धातु। अम्ल जो है धातु के साथ रासायनिक, देखिए इसी हेडिंग से जो है हम परिभाषा भी बनाएंगे। अम्ल जो है धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हाइड्रोजन गैस जो है लिखने में थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए जो है हम H2 गैस को दर्शा देते हैं। H2 ये जो है गैस है रिमूव हो रही है ऊपर की तरफ। बस ये जो है हाइड्रोजन गैस हिंदी में लिखना है, बट मैं जो है H2 लिख दिया ताकि जो है लिखने में थोड़ा सा अट नहीं पा रहा है। देखिए अम्ल प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जो इसकी परिभाषा कैसे देंगे हम लोग यहाँ से देखते हैं। अम्ल धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए यहाँ से ही परिभाषा हमारा बनेगा। यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, अम्ल धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। हम जो है कोई भी अम्ल ले सकते हैं, दुनिया में बहुत सारे अम्ल हैं, किसी भी अम्ल को ले सकते हैं और किसी भी धातु को हम ले सकते हैं। जैसे मैंने अम्ल को लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एक अम्ल है जिसको मैंने लिया। अब प्लस धातु में भी कोई ले सकते हैं, Fe को ले लिए, आयरन को ले लिए, और ये जो है धातु लवण बनाएगा। धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस को मैं रिमूव कर देता हूँ, H2 को रिमूव करूंगा और जो बचेगा वही तो धातु लवण होगा। क्या होगा, FeCl2, ये बन जाएगा FeCl2 आयरन क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार जो है धातु लवण बना और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिमूव हुई। अच्छा, ये जो है समझ में आया कि ये FeCl2 क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो Fe होता है उस पर जो है 2 प्लस होता है और जो Fe होता है उसी पर जो है 3 प्लस होते हैं। तो 2 प्लस को हम फेरस कहते हैं और 3 प्लस वाले को हम लोग फेरिक कहते हैं। तो ये जो है 2 प्लस वाला है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा फेरस है, फेरस क्लोराइड। तब ये बताइए क्लोरीन पर कितना होता है। हम जानते हैं कि क्लोरीन पर जो है -1 होता है, तो ये 1 इसके पास, ये 2 इसके पास। तो देखिए ये 1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ कोई दिक्कत नहीं, Cl2 बन जाएगा। तो FeCl2
CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार जो है हमने उदाहरण एक लिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस धातु में आयरन लिए और ये दोनों मिलकर आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। हम लोग कोई भी धातु ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि HCl मैंने लिया प्लस Zn लिया, जिंक ले लिए, तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 जो है क्या होगा, रिमूव होगा। अब देखिए इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बनाएंगे। अम्ल धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस प्रकार जो है अम्ल के रासायनिक गुण के जो है पहला है, अम्ल के रासायनिक गुण जो है पहला है ये कि अम्ल जो है धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखिए दूसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है, जो अम्ल के दूसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है, इस बात को समझ। अम्ल धातु कार्बोनेट माने कोई भी धातु हो और कार्बोनेट CO3। अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। 3 चीज बनाएगा। धातु जो है अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण जल तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये जो है 3 चीज़ें को बनाता है। जैसे मैं लिखता हूँ अम्ल, देखिए मैं लिख देता हूँ अम्ल जो है किसके साथ, धातु कार्बोनेट प्लस धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु लवण प्लस, अब देखिए धातु लवण फिर जो है जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं जो है लिख देता हूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये सिंपल परिभाषा है। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक गुण का जो है ये दूसरा है। रासायनिक गुण जो है अम्ल के रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक गुण ये दूसरा है कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अम्ल जो है कोई भी ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, जैसे मैंने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। धातु कार्बोनेट में कोई भी धातु कार्बोनेट हम लोग ले सकते हैं। धातु कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, जिंक कार्बोनेट ले सकते हैं, आयरन कार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, जो मन में आए वो ले सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूँ CaCO3 मैंने ले लिया कि अम्ल में ले लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनेट में ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो दोनों मिलकर किस किस चीज़ का निर्माण कर देंगे, धातु लवण का निर्माण करेंगे। मतलब कैल्शियम जो है इस क्लोरीन के साथ आकर जुड़ेगा, जो हाइड्रोजन जो है जल का। अब देखिए जो निर्माण करने वाला है उसको हम बना देते हैं और जो बचेगा वही तो धातु लवण होगा। जैसे मान लेते हैं जल बनेगा तो हम जल का जानते हैं कि H2O बनेगा, चलो भाई H2O कर देता हूँ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा फिक्स ही है CO2 बनेगा, हो गया CO2 बन गया। लेकिन अब बताइए जो बचा है, क्या बचा है कैल्शियम बच गया और क्लोरीन, तो यही तो धातु लवण बनेंगे। तो इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। लेकिन हम जानते हैं कि कैल्शियम पर Ca पर +2 होता है और क्लोरीन पर -1 होता है, तो ये इसके पास आएगा तो CaCl2 का निर्माण करेगा ना, तो CaCl2 ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। इस प्रकार जो है ये जो उदाहरण हुआ कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट तो बनाया कैल्शियम क्लोराइड, H2O मतलब जल प्लस CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं, ठीक है। एक्वस माने जलीय विलयन, सॉलिड माने जो है क्या हो जाएगा, सॉलिड माने ठोस, ठीक है। इस प्रकार जो है अम्ल के रासायनिक गुण ये जो है दूसरा है, जो है दूसरे पर है। अब जो है अम्ल के रासायनिक गुण में तीसरा क्या होता है, इस बात को समझते हैं। और तीसरा बनाने के लिए बस थोड़ा सा बदलना है कि
जो अम्ल है धातु कार्बोनेट है ना, तो इसको कर देना है धातु बाई कार्बोनेट। बस थोड़ा सा जोड़ देना है इसको, नई चीज़, तो मैं जोड़ देता हूँ धातु बाई कार्बोनेट, बाई जोड़ देना है, बाई, धातु बाई कार्बोनेट। बाकी सब जो है सेम रहेगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, HCO3 का ट्वाइस, बस सिंपल सिंपल बाई कार्बोनेट। बाई का मतलब कि कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन जुड़ चुका है। अब देखिए अम्ल के रासायनिक गुण में हम लोग तीसरा पढ़ेंगे गुण कि अम्ल जो है धातु बाई कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके, अम्ल जो है धातु बाई कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब जो है और बाकी सबको जो है हम लोग को संतुलित करना है, संतुलित कर लेंगे, नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अम्ल जो है देखिए तीसरा जो है रासायनिक गुण, अम्ल जो है धातु बाई कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जैसे में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड CaHCO3 का ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट तो बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, यही जो है धातु लवण है। H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो हमको संतुलित करना है तो हम लोग संतुलित कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कैल्शियम क्लोराइड Cl2 है, मतलब क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन क्या करना पड़ेगा, 2 ही हमें करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बढ़ जा रहा है, देखिए हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है, तो इधर भी हाइड्रोजन हमको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। और 4 करने के लिए हम जानते हैं कि 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। संतुलित करे तो भी ठीक, न करे तो भी ठीक। 4 हो गया। अब जो सबको जोड़िए, देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4 है, इधर जो है ऑक्सीजन कितना है, 2 3 6 है, और उधर 4 है। तो ये बताइए यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2, तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। या ये भी हम सोच सकते हैं कि कार्बन जो है इधर 2 है, तो इधर भी कार्बन हमें क्या चाहिए, 2 ही चाहिए, तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। संतुलित करें तो भी ठीक और न करें तो भी ठीक। संतुलित करके लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल में संतुलित न करके लिखना चाहे तो भी जो है हम लिख सकते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हम संतुलित में नीचे लिख देता हूँ 2HCl प्लस CaHCO3 का ट्वाइस क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस 2CO2, ठीक है। और हम चाहें तो ऊपर वाले को भी बस ऐसे कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जाम्पल संतुलित वाले को लिखें। हम इसको भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। तो ये संतुलित नहीं है और ये क्या है, संतुलित है। तो तीसरा गुण क्या होगा, अम्ल के रासायनिक गुण में तीसरा क्या होगा, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस प्रकार अम्ल के तीसरा रासायनिक गुणधर्म समाप्त हुआ। रासायनिक गुणधर्म हम जानेंगे कि चौथा रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, इस बात को समझते हैं। और चौथे के लिए चौथा रासायनिक गुणधर्म, अम्ल का रासायनिक गुणधर्म ये जो है चौथे नंबर का है, और ये जो है धातु ऑक्साइड, क्योंकि हम जानते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो जो धातु ऑक्साइड है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जो है धातु ऑक्साइड, देखिए मैं लिख देता हूँ, समझना है। धातु ऑक्साइड एक ही मिलकर धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, या अम्ल को मैं पहले लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धातु ऑक्साइड के साथ जो अम्ल है रासायनिक अभिक्रिया करके, देखिए अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण प्लस जल बनाता है। धातु लवण प्लस जल बनाता है। देखिए अम्ल के रासायनिक गुण में चौथे नंबर पर जो रासायनिक गुण आता है
कि अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा जल बनाता है। तो अम्ल के जो है चौथा रासायनिक गुणधर्म क्या लिखेंगे कि अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा जल बनाता है। जैसे में धातु ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड अम्ल में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बना देगा धातु लवण। धातु लवण माने CaCl2 पहले ही बना चुके हैं, और जल क्या हो जाएगा H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खत्म, तो देखिए H और O खत्म, तो क्या बचेगा, कैल्शियम ही नहीं बचेगा, और क्लोरीन, तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा प्लस H2O जल। ये जो है जल का सूत्र है H2O। अब देखिए, अब जो इसको संतुलित करना है तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन 2 चाहिए, तो हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण करते हैं। मतलब परिभाषा हम क्या देंगे कि अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा जल बनाता है। इस प्रकार अम्ल के रासायनिक गुण जो है समाप्त होते हैं। अब जो है दूसरा हेडिंग हमारा बनेगा क्षार, और क्षार के जो है हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे, या क्षार को ही हम कहेंगे क्षारक, ठीक है। क्षार को ये पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है। क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे मैं क्षार के हम उदाहरण ले लूँ कि क्षार के कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये सब जो है क्या है, क्षार है। जैसे में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है क्षार के उदाहरण है। क्षार के कौन से उदाहरण है, जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, बहुत सारे जो है क्षार हो सकते हैं। तो हम लोग क्षार की परिभाषा क्या देखेंगे, देखिए OH सब में OH- होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि क्षार या क्षारक, क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। क्षार के जैसे में उदाहरण हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि, बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग बनता है क्षारकों के प्रकार या क्षार के प्रकार। हम कहें क्षारकों के प्रकार, क्षारकों या क्षार के प्रकार। पहला होगा प्रबल क्षारक। पहला क्या होगा, प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक। देखिए प्रबल क्षारक किसे कहेंगे, इस बात को समझते हैं। प्रबल क्षारक किसे कहेंगे, प्रबल क्षारक वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाता है। जिस तरीके से प्रबल अम्ल पढ़े थे उसी का भाई ये भी है, एकदम प्रबल अम्ल यदि याद है तो प्रबल क्षारक भी हो जाएगा। वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं। वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे में मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे में प्रबल क्षारक के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर जो है CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है प्रबल क्षारक के उदाहरण है। प्रबल क्षारक की परिभाषा क्या देंगे, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं। प्रबल क्षारक के बाद से आता है दुर्बल क्षारक। अब जो है दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे, क्षारकों के प्रकार में है। पहला हो गया प्रबल, दूसरा हो जाएगा दुर्बल क्षारक। देखिए
दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे? वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। प्रबल क्षारक की परिभाषा हम लोग जान गए, और ये जो है दुर्बल क्षारक है। दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे? वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे में हम क्या देंगे? जैसे में एग्जांपल दे सकते हैं AlOH का थ्राइस। यदि जो है इसको जो है ये जो है दुर्बल क्षारक है, यदि इसको जो है हम जलीय विलयन पानी में इसको डालते हैं तो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। पूर्ण रूप से वियोजित होने का अर्थ ये हुए, ये थ्राइस रहेगा, 3 रहेगा, AlOH का थ्राइस। ये जो है एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हम कह सकते हैं। Al पर जो है +3 होना चाहिए और OH पर 3OH पर जो है -1 होगा, मतलब ये जो है 3-। कहने का अर्थ ये है कि जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को यदि जलीय विलयन में हम डालते हैं, जल में डालते हैं, तो यह पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक की परिभाषा क्या देंगे? वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। अब जो है दुर्बल क्षारक हो गया, प्रबल क्षारक भी हो गया। अब जो है हम लोग अगला पढ़ेंगे क्षारकों के भौतिक गुण में। पहला है कि यह स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। दूसरा है कि यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा गुण इसका क्या है कि जो क्षारक होते हैं, क्षारक इनके अभी जो गुण होता है संक्षारक होता है। संक्षारक मतलब कि यह जो है जो जंक लगता है उसको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो क्षारक होता है, क्षारकों की जो प्रवृत्ति होती है वो भी क्या होती है? संक्षारक होती है। और जो है चौथा क्या है इसका गुण? चौथा यह गुण है कि यदि जो है क्षारक को यदि स्पर्श करते हैं तो यह साबुन की भांति चिकना होता है। ठीक है, जो क्षारकों को यदि हम स्पर्श करते हैं तो यह साबुन की भांति चिकना होता है। ठीक है, अब जो है पहला क्या है? पहला जो है क्षारकों के भौतिक गुण में पहला यह स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। दूसरा गुण है कि क्षारकों के जो भौतिक गुण में पहला है कि यह स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तीसरा है कि इसकी प्रवृत्ति जो है संक्षारक होती है। चौथा है कि यह जो साबुन के भांति क्या होते हैं? चिकने होते हैं। इस प्रकार क्षारकों के भौतिक गुण क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। क्षारकों के रासायनिक गुण, क्षारकों के भौतिक गुण तो पढ़ चुके, अब जो है क्षारकों के रासायनिक गुण पढ़ना है। और क्षारकों के रासायनिक गुण में हम जानते हैं कि क्षारक जो है धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखिए जो क्षारक है धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जो है क्षारक में कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु में ले लिए Zn जिंक। तो ये जो है पहला नंबर तो जो है हाइड्रोजन गैस बना देगा, H2 गैस बन गया। अब जो बचेगा वही तो धातु लवण होगा, तो बचेगा तुम्हारा Na2ZnO, ये बचेगा सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। मतलब कहने का अर्थ ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस जिंक, मतलब कि क्षारक और धातु को आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो परिभाषा क्या देंगे कि क्षारक धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस प्रकार यह जो है पहला रासायनिक गुण हुआ। दूसरा रासायनिक गुण क्या है कि दूसरा रासायनिक गुण जो है इसमें ये है कि जो क्षारक है वह जो है धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरा ये है कि क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। तीसरा ये है कि जो क्षारक है वो धातु बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, क्षारक धातु बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। यह इस प्रकार जो है ये तीसरा हो गए रासायनिक गुण धर्म। अगला जो है रासायनिक गुण क्या होगा इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। क्या होता है कि जो क्षारक है, क्षारक धातु कार्बोनेट, क्षारक
अधातु ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा जल बनाते हैं। क्षारक जो है अधातु ऑक्साइड, जो क्षारक है क्षारक प्लस अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण, इसको धातु लवण भी कह सकते हैं, प्लस जल बनाते हैं। अब देखिए जो क्षारक है, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा जल बनाता है। क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा जल बनाता है। अब जो है क्षारक ले लेता हूँ। क्षारक जैसे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो है अधातु ऑक्साइड, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है अधातु है, क्योंकि कार्बन हम जानते हैं अधातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्साइड हो जाएगा। जल तो बना देगा H2O, H2O जल बन गया। जो बचेगा वही तो लवण होगा, और बचेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, 3 ऑक्सीजन बचेंगे। और देखिए कार्बन, एक कार्बन है तो एक कार्बन भी है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक भी है, एकदम संतुलित भी है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो क्षारकों के रासायनिक गुण में चौथे नंबर पर मैंने लिखा कि क्षारक जो है अधातु ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे में क्षारक मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अधातु ऑक्साइड में मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण किए। इस प्रकार क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। क्षारकों के उपयोग में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम जो है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वस्त्र उद्योग में प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। मतलब प्रति अम्ल का मतलब होता है अम्ल को खत्म करने में जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धोने का सोडा तथा साबुन बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा धोने के सोडा बनाने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर माने छोटे जो कुएं में जो दवा डाली जाती है छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर तथा टूथपेस्ट माने हम लोग जो ब्रश करते हैं उसमें जो है उपयोग किया जाता है, उसको बनाने में जो है ब्लीचिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा मुख होता है, जो हमारा दांत होता है, सुबह में जो है ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तो अम्ल को नष्ट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात जो है क्षार का उपयोग किया जाता है, ताकि जो है अम्ल जो है क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाए और जो है दांत जो है क्या हो सके, साफ हो सके। तो ये जो है क्षारकों के कुछ उपयोग हैं। तो अब जो है क्षारकों के जो है उपयोग क्या होते हैं, समाप्त हो गए। ये अगला हेडिंग जो बनता है अम्ल और क्षार के बीच की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया, इसका एक अलग से नाम है। इसका नाम जो है, इसको जो है हम उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया या अम्ल और क्षार के बीच परस्पर रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये जो है अगला हेडिंग बनता है क्लास 10th के हिसाब से, अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक के बीच परस्पर अभिक्रिया।
अभिक्रिया क्या बनेगा इसके बारे में देखते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच परस्पर रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया। अम्ल जो है क्षार के प्रभाव को नष्ट करता है और जो क्षार है वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। देखिए, अम्ल और क्षार के बीच की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया या परस्पर अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। जो अम्ल है क्षार के प्रभाव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जो अम्ल है क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता है, इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे में ये जो है मैंने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये जो है क्षार है, ये जो है अम्ल है। ये दोनों मिलकर NaCl प्लस H2O का निर्माण कर देंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अम्ल जो है और क्षार के बीच परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे तो अम्ल जो है क्षार के प्रभाव को नष्ट करेगा और जो क्षार है वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो अम्ल और क्षार के बीच परस्पर रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अम्ल जो है क्षारकों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। या हम इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो क्षारक है वो अम्ल के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार जो है हमारा बना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों को आपस में मिलाए तो नमक तथा जल का निर्माण हुआ। इस प्रकार अम्ल और क्षारक के बीच परस्पर रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, समाप्त हुई। अब जो है एक चीज़ हम लोगों ने नहीं पढ़ा, अम्ल क्षार तथा लवण। लवण को भी यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लवण किसे कहेंगे, और लवण का मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। ठीक है, लवण किसे कहेंगे इस बात को समझते हैं। लवण साल्ट, लवण को समझते हैं कि लवण किसे कहते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर लवण की परिभाषा यहीं पर थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग जो है सूचक के पास चलेंगे। अम्ल और क्षार मिलकर जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर जल के अतिरिक्त मतलब जल को छोड़कर जो कुछ भी बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम लवण कहते हैं। जैसे में ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। अम्ल है, ये जो है हमारा क्या है, क्षार है, और जल के अतिरिक्त जो बना होगा वही लवण होगा। ये तो जल बना है तो जल को छोड़कर जो बनेगा वो क्या हो गया, लवण। जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। तो लवण की परिभाषा क्या देंगे, अम्ल और क्षार मिलकर जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम लवण कहते हैं। इस प्रकार लवण की परिभाषा। अभी लवण को जो है हमें आगे और अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। अम्ल और क्षार के जलीय विलयन। अब देखिए, इसको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं समझा देता हूँ ऐसे ही कि अम्ल और क्षार का जलीय विलयन। क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल जो है, अम्ल की परिभाषा ही हमने समझे थे पहले कि अम्ल जब जलीय विलयन में जल में डालते हैं तो H+ आयनों के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जलीय विलयन, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता होती है। ठीक है, अम्ल जो है, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें H+ आयन होता है। ठीक है, H+ आयन होता है। और जो क्षार का जो जलीय विलयन होता है उसमें OH- आयन होता है। देखिए, अम्ल का जो है जलीय विलयन H+ आयन होगा और क्षार का जो जलीय विलयन होगा OH- आयन होगा। ठीक है, तो इसको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें H+ आयनों की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, और जो क्षार का जो जलीय विलयन होता है उसमें OH- की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। तो इसको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो दो चीजें आती है, तनु और सांद्र। तो अम्ल और क्षार का तनुकरण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तनु का मतलब समझते हैं, तनु और एक होता है सांद्र। दोनों का जो है हिंदी समझते हैं कि तनु माने होता है पतला और सांद्र माने होता है गाढ़ा। सिंपल भाषा में समझे तो एकदम जो है, लेकिन हम लोग साइंस की भाषा में पतला और गाढ़ा नहीं जानते, बस इतना जानना है साइंस की भाषा में तनु और सांद्र। डाइल्यूट और जो है, डाइल्यूट माने तो होता है तनु। ठीक है, सांद्र का जो है, देखिए तनु माने होता है पतला
और सांद्र माने होता है गाढ़ा। इसको बाद में समझते हैं। अब देखिए तनु माने पतला, जब पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे तनु, अब पानी की मात्रा कम होगी उसे हम कहेंगे सांद्र। अब देखिए तनु, तनु का मतलब तनु अम्ल किसे कहेंगे? वे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है उस अम्ल को हम तनु अम्ल कहते हैं। और जो है सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? सांद्र अम्ल, वे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु जो है, तनु क्षार किसे कहेंगे? वे क्षार जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है उसे हम तनु क्षार कहते हैं। सांद्र क्षार किसे कहेंगे? वे क्षार जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम जो है सांद्र जो है क्षार कहते हैं। लेकिन तनुकरण क्या कहलाएगा? अम्ल का तनुकरण या क्षार, अम्ल और हेडिंग दिया है अम्ल और क्षार का तनुकरण। अम्ल और क्षार का तनुकरण मतलब कि यदि जो है हम अम्ल में जो है पानी को मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, तनु हो जाता है। यदि किसी भी अम्ल में पानी की मात्रा को यदि हम बढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, तो वो तनु हो जाता है। या क्षार में भी हम पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, तनु हो जाएगा। ठीक है, ये जो है छोटी छोटी हेडिंग है, इसको बस जानना है कि तनु माने पतला, जब पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो तनुकरण होगा। अर्थात किसी भी जो है अम्ल या क्षार में यदि हम पानी को मिलाते हैं तो उसी को हम तनुकरण कहते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहेंगे? तनुकरण में पतलापन करना, तनुकरण। तनुकरण किसे कहेंगे? यदि जो है अम्ल और क्षार में यदि हम पानी को मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। तनुकरण किसे कहेंगे? अम्ल या क्षार में, दोनों के लिए होगा। अम्ल या क्षार में यदि हम पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। अब जो है अगला जो है समझने की बात ये है, ये जो है छोटी सी बात है, इसको और आगे नहीं समझाना है। अब देखिए अगला जो है सूचक, सूचक के बारे में हमें जानना है और सूचक को जो है हमें अच्छे तरीके से समझना है। सूचक क्या चीज़ है इसके बारे में जो है समझते हैं। सूचक, सूचक का सिंपल मतलब होता है सूचना देना। सूचक, सूचक, सूचक का सिंपल अर्थ होता है सूचना देना। देखिए सूचक, सूचक हेडिंग है। सूचक का अर्थ होता है सूचना देना। लेकिन सूचना किस चीज़ के लिए? हम लोग तो सूचक का उपयोग की या जो इस चैप्टर में हम लोग को सूचना किसकी आवश्यकता है कि अम्ल है कि क्षार है, मतलब अम्ल और क्षार के लिए हमको सूचना प्राप्त करना है और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो सूचक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक की परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं उस पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। सूचक की एकदम सिंपल परिभाषा, क्योंकि हम अम्ल और क्षार पढ़ रहे हैं तो अम्ल और क्षार की पहचान करना है और किसी चीज़ की पहचान नहीं। सूचक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं उस पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। सूचक के 4 प्रकार होते हैं, मुख्यतः जो है 4 प्रकार होते हैं। एक जो है होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, देखिए, और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, तीसरा होता है गंधीय सूचक और चौथा होता है सर्वव्यापी सूचक या सार्वत्रिक सूचक, जिसे हम pH स्केल द्वारा जो है मापते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो है पहला क्या होता है? सूचक के प्रकार हम लोग जानेंगे। सूचक के प्रकार में जो है पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, तीसरा होता है गंधीय सूचक और चौथे नंबर पर होता है सर्वव्यापी सूचक या सार्वत्रिक सूचक। अब जो सूचक की हम लोग परिभाषा को समझे, सूचक किसे कहते हैं? सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार की क्या कराते हैं? पहचान कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। वे पदार्थ, देखिए सूचक की सिंपल परिभाषा देंगे, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं उसे हम सूचक कहते हैं। सिंपल। अब जो जानेंगे सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार पहला होगा प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। देखिए ये जो है सूचक के प्रकार में पहला हेडिंग आएगा प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे? वे सूचक, प्राकृतिक सूचक की परिभाषा, वे सूचक
जो सीधे प्राकृतिक या पेड़ पौधे से प्राप्त हो जाते हैं उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। वे सूचक जो सीधे पेड़ पौधे या प्राकृतिक से प्राप्त हो जाते हैं उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक की परिभाषा क्या देंगे? वे सूचक जो सीधे प्राकृतिक या पेड़ पौधे से प्राप्त हो जाते हैं उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे में जो है लिटमस पेपर हम लोग जो है अम्ल में भी रासायनिक गुणधर्म पढ़े कि अम्ल वे पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब देखिए सिंपल बात समझते हैं कि मेरे पास जो है 2 गिलास है, 2 मैंने गिलास को रखा, 2 गिलास रखते हैं, एक ही मैंने गिलास रखा, इसमें जो है कुछ जो है द्रव है, कुछ द्रव रखे हैं और मैंने एक लिटमस पेपर को लिया और लिटमस पेपर को लेने के बाद मैंने एक जो है लिटमस पेपर को ले लिया और लिटमस पेपर है यह जो है नीले रंग का है और नीले लिटमस पेपर है और इसको इस द्रव में डालते हैं। यदि जो है लाल में बदल जाता है इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ठीक है। यदि जो है नीला लिटमस पेपर है, देखिए एक और जो फिगर बना देते हैं, ये जो है ग्लास है और इसमें भी द्रव भरा गया है। यदि जो मैंने नीला लिटमस पेपर लिया और नीला लिटमस पेपर है यदि इसमें डालते हैं, यदि ये लाल में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब कि नीला लिटमस पेपर है लाल में चेंज हो गया, इसका मतलब ये 100% हो जाएगा कि अम्ल है। क्या हो जाएगा? अम्ल है। लेकिन इसी लिटमस पेपर को यदि इस वाले जार में डाले और कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये कौन सा होगा? क्षार होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि नीले लिटमस पेपर को यदि जो है क्षार में डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह लाल वाले को नीला में बदल देता है, तो जो पहले से नीला है तो उसमें क्या परिवर्तन करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन पहले ही से नीला रहेगा तो वो किस में करेगा? हरा में नहीं ना करेगा अपने मन से, नहीं, वो जो है नीला है तो नीला ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि इस नीले वाले को यदि हम इसी में डाल देते हैं और कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब कि जो है ये क्या होगा? क्षार होता। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि जो है हमने लाल वाले को ले लिया, लाल लिटमस पेपर को ले लिए और लाल वाले को इसमें डालेंगे तो क्या यह तो नीला से तो लाल बनाता है, यह नीला है तो किस में बना देगा? लाल में बना देगा। लेकिन क्या यह लाल है तो काला बनाएगा? नहीं, यह लाल लिटमस पेपर है तो इसमें डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह लाल का लाल ही रहेगा। तो यदि जो है लाल वाले को इसमें डालते हैं कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब अम्ल होगा। यदि लाल वाले को क्षार में डालेंगे तो डायरेक्ट किस में बदल देगा? नीला में बदल देगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है। यदि जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है तो लाल होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये नीला लिटमस पेपर है ना, तो इसको अम्ल में डालेंगे तो लाल करेगा। लेकिन ये बताइए कि यही जो है लाल ही रहता तो अम्ल में डालते तो लाल बनाता, तो वो तो लाल पहले से ही है। तो इसीलिए जो है कहते हैं कि मतलब कि जो है कि यदि जो है नीला है तो अम्ल में डालेंगे तो किस में बदल जाएगा? लाल में। यदि लाल है तो अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोग जो है समझते हैं और जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल को जो है हम लोग समझते हैं कि उसका माध्यम क्या होगा। ठीक है। अब देखिए लिटमस पेपर है तो लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। यदि लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं, अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो वह लाल रंग का दिखाई देगा। यदि क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो वह नीला रंग का दिखाई देगा। लाल पत्ता गोभी का रस, जो लाल वाली पत्ती है, लाल वाली पत्ती वाली गोभी, उसको यदि जो है अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो लाल रहेगा, लाल का लाल ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको क्षारीय माध्यम में यदि हम रखते हैं तो किस में बदल जाएगा? हरा रंग में बदल जाएगा। हल्दी को यदि जो है अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो पीले रंग की रहेगी। लेकिन जो है हल्दी को जैसे ही क्षार में जो है हम डाल देते हैं तो जो है लाल रंग की हो जाती है। ठीक है। हल्दी को यदि हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं, अम्ल में डालते हैं तो पीला का पीला ही रहेगा। यदि जो है हल्दी को यदि हम क्षारीय माध्यम में रख देते हैं तो लाल हो जाता है। ठीक। हाइड्रेजेनिया का पौधे के फूल, हाइड्रेनजिया पौधे के फूल को यदि जो है हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो नीला रहेगा, अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो नीला रहेगा, और यदि जो है क्षारीय माध्यम में उसको रखेंगे तो गुलाबी हो जाएगा।
अब जो है अगला जो है सूचक के प्रकार में आता है दूसरा संश्लेषित सूचक। दूसरा आता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक। अब देखिए ये जो है दूसरा है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक किसे कहेंगे? वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। वे सूचक जो प्रयोगशाला में जो बनाए जाएंगे उसे हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उस सूचक को हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे में फिनाइलएप्थेलीन जो है यदि अम्ल में उसे रखते हैं तो रंगहीन रहेगा, कोई रंग नहीं देगा। यदि जो है फिनाइलएप्थेलीन को यदि जो है हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं, अम्ल में डालते हैं तो रंगहीन रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको क्षार में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी। जैसे में फिनाइलएप्थेलीन यदि जो है इसको अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो रंगहीन रहेगा, यदि क्षारीय माध्यम में रखेंगे तो कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। ठीक है। और ये जैसे में दूसरा है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को यदि हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो मेथिल ऑरेंज को यदि जो है अम्लीय माध्यम में रखते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, यदि मेथिल ऑरेंज को यदि हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो यह लाल रंग का दिखाई देगा। यदि जो है मेथिल ऑरेंज को अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो यह लाल रंग का दिखाई देता है, और जैसे ही क्षारीय माध्यम में इसको रखते हैं तो इसका रंग जो है कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। इस प्रकार जो है संश्लेषित सूचक है, और इसके बारे में जो है और जो है थोड़ा से अच्छे से जो है समझते हैं। संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक में पहला होता है फिनाइलएप्थेलीन, जैसा कि दिखाई दे रहा है फिनाइलएप्थेलीन। यदि जो है इसको अम्लीय विलयन में रखते हैं, इसको जो है यदि हम अम्लीय विलयन में रखेंगे, अम्ल में रखेंगे तो इसका रंग जो है रंगहीन रहेगा। इसका रंग जो है कैसा रहेगा? रंगहीन रहेगा। फिनाइलएप्थेलीन को जैसे अम्लीय विलयन में रखेंगे तो इसका रंग जो है रंगहीन रहेगा, कोई भी रंग नहीं रहेगा। और जैसे ही इसी को यदि हम क्षारीय माध्यम में डालते हैं तो इसका रंग जो है गुलाबी हो जाता है। दूसरा है संश्लेषित सूचक में मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को यदि हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो इसका रंग जो है लाल होता है, और जैसे ही इसको क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो इसका रंग जो है पीले में बदल जाता है। इस प्रकार जो है संश्लेषित सूचक है। देखिए गंधयुक्त सूचक, इसके बारे में सोचते हैं। गंधयुक्त सूचक किसे कहेंगे? वह सूचक, गंधयुक्त सूचक वह सूचक जिसको उस गंध माने जो उसको सूंघ कर वह सूचक जिसके गंध से जो है हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, उस प्रकार के सूचक को गंधीय या गंधयुक्त सूचक कहते हैं। गंधयुक्त सूचक या गंधीय सूचक, बात एक ही हुआ। वे सूचक जिसके सिर्फ गंध मात्र से जो है अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, उस प्रकार के सूचक को गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे में प्याज का रस। अब देखिए प्याज के रस को यदि हम अम्ल में रखते हैं तो उसका जो गंध है बहुत तीक्ष्ण हो जाता है, बहुत जो है तीक्ष्ण माने बहुत खराब हो जाएगा। यदि जो है प्याज को जो बहुत तेज हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। यदि जो है प्याज के रस को यदि हम जो है डालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने एक जो है ग्लास ले लिया, और ग्लास लेने के बाद से जो है इसमें जो है हमने कुछ द्रव रखा। द्रव में जो है अम्ल भी हो सकता है और क्षार, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक है। अम्ल या क्षार है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इसमें जब जैसे ही हम प्याज का रस डालेंगे, प्याज का रस, तो देखिए यदि प्याज का रस डालते हैं और इसका गंध जो है बढ़ जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है, तो यह तीक्ष्ण हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा? अम्ल होगा। ये क्या होगा? अम्ल होगा। लेकिन प्याज के रस को यदि हम क्षार में रखते हैं
तो सामान्य गंध होगा। सामान्य गंध का मतलब है कि प्याज जैसा महकता है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो हम जानेंगे कि वो क्या है, क्षार है। लेकिन यदि हम डालें और उसका गंध जो है बढ़ गया, तीक्ष्ण हो गया, तो हम कहेंगे कि क्या है, यह अम्ल है। और यदि सामान्य गंध है तो हम कह देंगे ये क्या है, क्षार है। तो इस प्रकार के सूचक हम क्या कहेंगे, गंधीय सूचक। जैसे में वैनिला का तेल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। वैनिला का तेल यदि जो है अम्ल में रखेंगे तो सामान्य गंध रहेगा, जैसा पहले गंध था वैसा ही जो है अम्ल में भी डालेंगे तो वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको क्षार में डालेंगे तो गंधहीन हो जाएगा, एकदम गंध ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा आता है लौंग का तेल क्या होता है, यदि जो है अम्ल में डालेंगे तो गंध जो है सामान्य रहेगा। तो सामान्य का अर्थ है कि जैसा लौंग का तेल महकता है वैसा ही महकेगा यदि जो है अम्ल में डालते हैं तो। लेकिन जैसे ही उसको यदि हम क्षार में रखते हैं तो उसका गंध आना ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है, ठीक है। पहला जो है आएगा हमारा क्या होगा, इसके बारे में जो है देखते हैं और अच्छे से। पहला बनता है हमारा प्याज का रस। प्याज के रस को यदि हम अम्ल में डालते हैं तो उसका गंध जो है क्या हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है। यदि उसको जो है क्षार में डालते हैं तो उसका रंग जो है, गंध जो है सामान्य रहता है। सामान्य का अर्थ है जैसा प्याज महकता है वैसा ही जो है रहेगा। यदि जो है वैनिला का तेल को अम्ल में डालते हैं तो उसका गंध जो है सामान्य रहेगा। यदि जो है उसको क्षार में डालेंगे तो गंधहीन हो जाएगा। गंधहीन का अर्थ है गंध आना जो है बंद हो जाएगा। लौंग का तेल, यदि लौंग के तेल को यदि हम अम्ल में डालते हैं तो उसका जो गंध है, गंध जो है सामान्य रहेगा। और यदि लौंग के तेल को यदि हम क्षार में डालते हैं तो उसका गंध जो है आना ही बंद हो जाएगा, अर्थात गंधहीन हो जाता है। चौथे नंबर का ये सूचक है सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक किसे कहेंगे, इसके बारे में सर्वप्रथम समझते हैं। देखिए सर्वव्यापी सूचक विभिन्न सूचकों को मिलाकर देखिए सर्वव्यापी सूचक किसे कहेंगे, विभिन्न मतलब जितना हमने सूचक को पढ़ा, विभिन्न कई प्रकार के सूचकों को मिलाकर। देखिए विभिन्न प्रकार के सूचकों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। विभिन्न सूचकों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लिया जाता है जो हाइड्रोजन आयनों के विभिन्न सांद्रताओं पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। उस प्रकार के सूचक को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। सर्वव्यापी सूचक किसे कहते हैं, इसको एक बार और समझते हैं कि सर्वव्यापी सूचक किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सूचकों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लिया जाता है जो हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, उसे सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। सर्वव्यापी सूचक किसे कहते हैं, एक बार और देखते हैं। विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्माण कर लिया जाता है जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। इसे सर्वव्यापी सूचक या सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। इसको जो है हम लोग जो है यदि इस तरीके से भी जो है ज्ञात करते हैं पीएच मान। सर्वव्यापी सूचक जैसे हम पीएच स्केल बनाते हैं और पीएच स्केल की सहायता से जो है हम लोग जो है अम्ल क्षार की क्या करेंगे, पहचान करते हैं। अब देखिए सबसे पहले पीएच स्केल की खोज। पीएच जो है एक स्केल है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान किया जाता है। और पीएच का जो खोज किए थे वो जो है सोरेनसन वैज्ञानिक है, उन्होंने जो है पीएच स्केल की क्या किए थे, खोज किए थे। अब देखिए पीएच स्केल जो है ये जो है मान लेते हैं हम लोग कि ये जो है पीएच एक स्केल है, ठीक है। इसको मान लिए कि ये जो है पीएच क्या है, एक स्केल है, ठीक। ये जो है एक पीएच स्केल है, इसके बीच में जो है 7 होता है। जो 7 होता है इसी को कहते हैं उदासीन। 7 पर न तो अम्ल होता है न ही क्षार होता है, ये जो है उदासीन हो जाएगा, उदासीन। देखिए जब 7 से जो कम होता है उसको हम कहते हैं अम्ल, ये हो जाता है अम्ल।
जो 7 से अधिक होता है उसको हम कहते हैं क्षार, लेकिन जो 7 होता है उसको कहते हैं उदासीन। 7 के बाद से क्या आएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा 1। लेकिन ये और ये जो है आगे बढ़ेगा, क्योंकि 0 से हम जानते हैं ना कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है। ये हो गया 1 और यहाँ पर आपका आएगा बैलेंस पर 0, 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर क्या आएगा 8, यहाँ पर क्या आएगा 9, यहाँ पर क्या आएगा 10, यहाँ पर क्या आएगा 11, यहाँ पर क्या आएगा 12, यहाँ पर क्या आएगा 13 और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14। इस प्रकार जो है पीएच स्केल बना। और पीएच स्केल यदि जो है किसी भी विलयन में डालते हैं, यदि पीएच स्केल 7 से कम पीएच मान दिखाई दे रहा है, 7 से यदि कम दिखाई दे रहा है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कहने का अर्थ है कि पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पेशेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच। अब पीएच को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यदि पीएच स्केल में 7 से कम है तो 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, यदि पीएच स्केल में 7 से अधिक है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। लेकिन पीएच स्केल यदि 7 है तो पीएच स्केल में यदि सिर्फ 7 है तो इसका मतलब उदासीन होगा, न तो अम्ल होगा और न ही क्या होगा, क्षार होगा। जैसे में जल न तो अम्ल होता है, जो शुद्ध जल है न तो अम्ल होता है और न ही क्षार होता है, क्योंकि उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, वो उदासीन होता है। तो पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच स्केल का फुल फॉर्म, पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब पीएच। और पीएच स्केल में जो है यदि जो है पीएच मान 7 से कम है तो उसे हम अम्ल कहेंगे, यदि पीएच मान जो है 7 से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। अब देखिए पीएच हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जो थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। पीएच जो है हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। देखिए का हुला करता है, जाकर 12 बतिया नहीं खेले के सवेरे है बाबू फलाना है। अब देखिए हम लोग पीएच मान कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखिए पीएच बराबर जो फार्मूला होता है इस पर जो हम लोग चर्चा करते हैं, पीएच बराबर माइनस निगेटिव log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता, H जो है प्लस, H प्लस की सांद्रता जो है क्या होगी, ये जो पीएच मान है। पीएच मान ज्ञात करने के लिए पीएच बराबर होता है माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता। हाइड्रोजन की जो सांद्रता होगी, हाइड्रोजन की जो सांद्रता होगी उसी का जो है log बेस 10 log ले लेंगे तो हमारा जो है पीएच मान आ जाएगा। जैसे मान लेते हो कि अभी जो है क्वेश्चन एक दे देता हूँ, इससे जो है समझते हैं एक प्रश्न से। पीएच मान का जो है फार्मूला है, पीएच का जो है ये सूत्र है, पीएच बराबर होता है माइनस log बेस 10 और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। जैसे मान लेते हैं कि एक विलयन लेता हूँ, HCl का एक जो है जलीय विलयन लिया, यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, प्रश्न जो है 1 देता हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, HCl का एक विलयन लिया, एक विलयन लिया जिसमें H प्लस की सांद्रता, देखिए H प्लस की सांद्रता 1×10⁻⁴ है, तो पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, इस बात को समझते हैं कि 1×10⁻⁴ है
तो pH क्या होगा इसके बारे में जो है हम लोग को चर्चा करना है। अब देखिए pH ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लिखे हैं। अब यहाँ से जो है डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं -log/10 और ये देखिए 1 × 10⁻⁴ है तो 10 से कम में 10 से ना होगा, तो इसका मतलब कि जो है 10⁻⁴ और हम जानते हैं कि जो लाग में जो पावर होता है वो पहले गुणा में बदल जाता है। देखिए एक फार्मूला लिख देता हूँ log x के पावर n, n तो जो n है वो पहले चलाएगा गुणा में, n × log x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बनेगा क्या, ये बन जाएगा माइनस है ये पहले से, ये -4 पहले आ जाएगा -4 और log 10 और ये जो -4 × 1 माइनस क्या हो जाएगा -4 log/10 का मान क्या होता है 1, अर्थात क्या आ जाएगा माइनस × माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस, 4 एकम में 4। तो जो pH मान आएगा वो कितना आ गया 7, अर्थात pH मान कितना है, सॉरी pH मान जो है कितना आया 4। pH मान यदि 4 आया है इसका मतलब क्या होगा अम्ल होगा। H+ की सांद्रता यदि दिया है तो pH मान ज्ञात करना बहुत आसान हो जाएगा। pH मान कितना हो जाएगा 4 है, इसका मतलब क्या है अम्ल है। यदि pH मान जो है 7 से अधिक होता तो इसका मतलब वो क्या होता क्षार होता, ठीक है। pH मान जिसका 7 से कम है वो अम्ल है और pH मान जिसका 7 से अधिक है वो क्या है क्षार है। अब देखिए pH ज्ञात करने के लिए और जो है थोड़ा सा और जो है सवालों की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद से कुछ जो है पदार्थों का pH जो है हम लोग क्या करेंगे ज्ञात करेंगे कि उसका pH मान क्या क्या है। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन आयनों की एक जो विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है H+ की सांद्रता जो है H+ माने हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो दिया है 1 × 10⁻, चाहे 10⁻⁷ दिया है। यदि जो है अगला में जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है दिया है 10⁻⁻3, एक जो है हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता दिया है 10⁻⁹, एक में जो है सांद्रता दिया है H+ आयनों की जो सांद्रता दिया है 10⁻12, ठीक है। इतना दिया है और सबका जो है हमें pH वैल्यू निकालना है। ये जो एक प्रश्न है H+ आयनों की सांद्रता दिया है 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷ भी कर सकते हैं, 1 × 10⁻3, 1 × 10⁻9 और जो है 1 × 10⁻12। इतना हम जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मैंने नहीं लिखा है। अब इसका जो है pH वैल्यू हम जो है पूछ रहे हैं कि pH वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखिए pH निकालने के लिए हम जानते हैं कि pH निकालने के लिए -log/10। अब देखिए लाग का कुछ फार्मूले होते हैं, उस लाग के थोड़े से फार्मूले को लिखता हूँ, उसके बाद से जो है सवालों को आप लोगों को समझाते हैं। देखिए लाग का क्या फार्मूला है, लाग देखिए A/A, यदि ये वाला और ये बेस और मान दोनों बराबर है तो उसका मतलब होता है 1। अगला जो है फार्मूला लिखते हैं दूसरा, लाग बेस AX के पावर n। यदि घात में पावर है यदि जो है पावर में जो घात है पावर माने घात, जो घात है वो गुणा में बदल जाता है, n × log बेस AX ही रहेगा, जो घात है वो पहले चलाता है गुणा में। इन्हीं दो फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे लाग में। लाग के तो बहुत सारे नियम होते हैं, बट हम लोग यही दो फार्मूले का क्या करेंगे यूज करेंगे कि यदि ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर है तो इसका मान जो है 1 होता है, जो घात है वो पहले गुणा में बदल जाता है। बस इतना जो है जान गए। तो अब जो है इसका pH वैल्यू हम जो है डायरेक्ट निकालेंगे, बस एक फार्मूला लिखेंगे सब पर जो है pH वैल्यू। देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो है पहला क्वेश्चन है, ये जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये जो है हमारा चौथा क्वेश्चन है। अब देखिए pH वैल्यू निकालना चाहते हैं, pH वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं -log ये जो है बेस10 है और ये जो है H+ आयनों की जो है सांद्रता। देखिए -log बेस10 और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितना है 10⁻⁷। हम जानते हैं कि जो पावर होता है वो पहले चलाता है गुणा में, तो ये -7 पहले आ जाएगा तो 7 एकम में 7 log 10 और ये 10। हम जानते हैं कि आधार और जो बेस है और जो मान है दोनों बराबर होगा तो उसका मान क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 7 × 1 अर्थात 7 एकम में 7। तो इसका pH वैल्यू 7 आएगा। इसका मतलब जो पहला वाला जो विलयन है ये तो उदासीन होगा, क्योंकि जिसका pH 7 होता है वो क्या होता है उदासीन होता है। अब जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन का जो है pH वैल्यू निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, चाहे चलो क्वेश्चन नंबर 4 का। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हम लोग pH वैल्यू निकालते हैं। पहला हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, जब हम pH निकालने की बात करूं -log बेस10 और 10⁻12
इसका pH वैल्यू निकाल रहे हैं। ये बताएं जो घात होता है किस में बदल जाता है, गुणा में, तो -12 गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +12 log बेस 10 और यहाँ पर भी 10, ठीक। चाहे मैं लिख देता हूँ माइनस गुणे यहाँ पर जो है माइनस, ठीक, क्योंकि 2 माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ये 12 हो जाएगा और log बेस 10 का वैल्यू कितना होगा 1, अर्थात 12 कम में 12। कहने का अर्थ ये है कि इसका pH वैल्यू 12 आ गया, 7 से अधिक है। जिसका pH वैल्यू 7 से अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्षार। तो ये क्या है, क्षार है। ये क्या है, क्षार है। pH वैल्यू 7 से अधिक है इसलिए ये क्या है, क्षार है। के सापेक्ष निकालते हैं, लेकिन इसके में जो दे कोई भी जो विलयन होगा उसमें H प्लस भी हो सकता है और वो H माइनस भी हो सकता है। तो एक सिंपल फार्मूला होता है और सिंपल फार्मूला वो क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए फार्मूले मैंने 3 लिखवाया, एक pH मान, pH बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बेस 10 है, ठीक है। एक जो है मैंने pH का फार्मूला लिखवाया, pH बराबर होता है माइनस log H प्लस की सांद्रता। देखिए H प्लस की सांद्रता और बेस 10, नहीं भी 10 लिखूंगा तो इसका मतलब होता है बेस 10, ठीक है। pH बराबर माइनस log बेस 10 H प्लस आयन की सांद्रता। ये जो है मैंने एक फार्मूला लिखा। एक और फार्मूला होता है, क्या होता है इस बात को समझते हैं, pH प्लस POH। देखिए pH प्लस POH, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, देखिए pH प्लस POH, देखिए pH है ये और ये जो है POH है। pH प्लस POH इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो इसका मान कितना आता है, 14। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और POH और जो है हाइड्रोक्साइड आयनों की जो है सांद्रता, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, इसका मान 14 आता है। मतलब क्या है इस बात को समझते हैं। जैसे मान लेते हो किसी भी विलयन का मान जो है, यदि pH मान दे दिया है, pH दे दिया है 4 है, तो POH पूछ देगा कि POH क्या होगा, तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और धड़ाक देना जो है इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक मैंने क्वेश्चन इसी पर दे रहा हूँ, इसी पर जो है दे रहा है, एक क्वेश्चन जो है इसी पर जो है दे रहे हैं कि इस पर जो है क्वेश्चन क्या है, इस बात को जो है हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1 लिखा, किसी भी विलयन का pH मान, किसी भी विलयन का pH मान, किसी भी विलयन का pH मान 5 है, किसी भी विलयन का pH मान 5 है तो POH मान ज्ञात कीजिए, POH मान ज्ञात कीजिए। देखिए pH मान 5 है तो POH मान ज्ञात कीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी भी विलयन का pH मान 5 है तो POH मान क्या होगा, और क्या होगा तो हम जो है निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि pH प्लस POH बराबर होता है 14। pH मान कितना है, 5 प्लस POH जो है हमको ज्ञात करना है। अब POH ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि POH लिख देंगे, नहीं मालूम है तो अब बराबर 14। ये बताए 5 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो POH बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5, अर्थात POH बराबर हो जाएगा 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। तो POH का जो मान होगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। देखिए अगला हेडिंग होता है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, ये क्या चीज़ है इस बात को समझते हैं। गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, इस बारे में समझते हैं। जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर किसी जल में, स्थिर ताप पर किसी जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों, हाइड्रोजन सांद्रताओं तथा हाइड्रोक्साइड OH माइनस की सांद्रता का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। स्थिर ताप पर किसी जल में उपस्थित, स्थिर ताप पर किसी जल में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता तथा OH माइनस की सांद्रता का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। किसी स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H प्लस की सांद्रता तथा
OH माइनस की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जैसे फार्मूला है KW बराबर H प्लस आयन की सांद्रता गुणे OH माइनस आयन की सांद्रता, ये जो है जल का आयनिक गुणनफल है। और यह जो है 1 गुणे 10 के घात -14 के बराबर होता है। हमेशा जो है जल के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता का गुणनफल सदैव 1 गुणे 10 के घात -14 होता है। अब जो है pH मान पढ़ लिए। अब कुछ मुख्य पदार्थों के pH मान को जानेंगे। जैसे में दूध का pH मान जो है 6.5 होता है। हम जानते हैं कि 7 पर जो है उदासीन होता है, लेकिन जो दूध का pH मान होता है यदि 7 से कम है तो वो अम्ल होगा। तो दूध का जो pH मान होता है 6.5 होता है। इसका मतलब कि दूध जो है हल्का, बहुत ही हल्का क्या होता है, अम्लीय होता है। और जो रक्त होता है, खून होता है, उसका जो pH मान होता है लगभग 7.4 के करीब होता है। ठीक है, 7.4 के करीब होता है। तो हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं। कुछ प्रमुख जो वस्तुएं हैं, प्रमुख जो है पदार्थ है, उसका थोड़ा सा pH मान कर क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं। और चार्ट बनाकर उसे क्या करेंगे, हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रमुख पदार्थों के अब हम देखेंगे चार्ट, मतलब कुछ प्रमुख पदार्थों के pH का जो है चार्ट देखेंगे क्या होता है। पहले पर आता है शुद्ध जल। शुद्ध जल का जो pH मान होता है 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है। दूसरे नंबर पर आता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में जो हम लोग ब्रश करते हैं उसमें यूज करते हैं, वही जो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का जो pH मान होता है 8 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मुंह होता है, मुख का जो pH मान होता है वो जो 7 से कम होता है, अम्लीय होता है। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए, अम्ल को नष्ट करने के लिए क्षार का उपयोग, जो हमारा दांत जो गंदा हो जाता है अम्ल के कारण होता है, तो उसको जो साफ करने के लिए क्षार का उपयोग किया जाता है। इसलिए टूथपेस्ट का जो pH मान होता है थोड़ा सा क्षारीय होता है, अर्थात pH मान 8 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH मान होता है वो 13 होता है। आमाशय का रस जो होता है उसका pH मान 1.4 होता है। सिरका का pH मान 4 होता है। दूध का pH मान 6.5 होता है। दूध का जो pH मान होता है 6.5 होता है, हल्का सा अम्लीय होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। इस प्रकार ये जो है प्रमुख कुछ जो है झड़ता है। देखिए हमारा जो शरीर होता है ना वो pH 7 माने उदासीन और क्षारीय पर काम करता है, 7 और 7.8 पर। यदि इसके बाद जो है इसके बाद होता है, जैसे मान लेते हैं कि यदि जो है हमारा शरीर का pH 7 से कम होने लगे, 7 से कम होने का अर्थ ये हो कि हमारा शरीर जो है खराब होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। और यदि 7.8 से भी होता है तो हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, प्रभावित होगा। तो pH मान जो हमारा शरीर होता है 7 और 7.8 के बीच ही क्या करता है, काम करता है। 7 और 7.8 है। यदि जो है pH मान में परिवर्तन होता है, हमारे शरीर के pH मान में परिवर्तन होता है, हमारा pH मान जो है कम होता है तो हमारा दांत झड़ेगा। हमारा जो है यदि शरीर मतलब pH मान में यदि जो है परिवर्तित होता है तो हमारा जो है स्वास्थ्य भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं मान लेते हैं कि हमारा जो शरीर का जो pH मान है, हमारे जो मुख का pH मान यदि 7 से कम होने लगता है, यदि जो है ज़्यादा कम होने लगता है तो हमारे दांत झड़ने की जो है समस्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार जो है pH से रिलेटेड है। अब जो है थोड़ा सा तुम सबके लिए 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं कि pH मान तुम सब कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे मान लेते हो हाइड्रोजन, देखिए मैं कुछ जो है दे रहा हूँ जिसके कारण जो है आप सभी लोग जो है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि जो है आप लोग pH मान सही ज्ञात किए हैं कि नहीं ज्ञात किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यदि जो मैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दे रहा हूँ,
हमें जो है सिर्फ pH मान बताना है और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे दे रहे हैं 10⁻⁸। एक और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दे रहे हैं 10⁻3। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ OH की सांद्रता। OH की जो सांद्रता दे दे रहा हूँ 10⁻5। अब देखिए हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, इस बात को समझते हैं। pH वैल्यू ज्ञात करना है। pH वैल्यू हमें जो क्वेश्चन दिए हैं, हम pH वैल्यू, तीनों का pH वैल्यू। अब देखिए POH माइनस, OH माइनस दिया है तो OH माइनस हम POH ज्ञात कर लेंगे। और उसके बाद हम जानते हैं कि pH प्लस POH बराबर 14 होता है, वहाँ से जाकर हम घटा लेंगे तो वहाँ से जो है हमें ज्ञात हो जाएगा pH। या H की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, देखिए H की सांद्रता गुणे OH की सांद्रता बराबर कितना होता है 10⁻14। इस वाले फार्मूले से हम H की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। या जैसे मन करे वैसे आप लोग जो है ज्ञात कीजिए और ज्ञात करके इसका जो है आंसर मुझे कमेंट कीजिए। ये जो है pH इसका जो है हमें ज्ञात करना है। ये जो है 1 2 3 क्वेश्चन है, इसको जो मैं दोहरा देता हूँ। H प्लस की सांद्रता 10⁻8 है, H प्लस की सांद्रता 10⁻3 है और OH माइनस आयन की सांद्रता जो है 10⁻5 है। और इसका pH वैल्यू जो है हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहीं पर जो है वीडियो को विराम करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।